इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जिसे हम रोजमर्रा की खबरों में या टीवी बहसों में लगातार सुनते हैं। बिल्कुल रोज ही सुनते हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे की जो पूरी मशीनरी है ना, वो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। आज हम कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 के नोट्स का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार स्रोत है। सच में। और हमारा आज का विषय है संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म भी कहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता केवल एक केंद्र के पास न रहकर कैसे अलग-अलग स्तरों पर बंटती है। और भारत की व्यवस्था दुनिया से कैसे अलग है। बिल्कुल। हम अक्सर केंद्र बनाम राज्य सुनते हैं, या फिर ये कि किसी राज्य ने केंद्र की बात मानने से इनकार कर दिया। बहुत आम बात है ये। तो ये पूरी व्यवस्था असल में काम कैसे करती है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखा जाए तो ये एक ऐसा विषय है जो सतह पर देखने में शायद राजनीति विज्ञान का एक रूखा और किताबी सिद्धांत लगे। हाँ, स्कूलों में तो ऐसा ही लगता था। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को नियंत्रित करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये तय करता है कि हमारे मोहल्ले की सड़क कौन बनाएगा। एकदम सही। और हमारे राज्य की पुलिस किस कानून के तहत काम करेगी, देश की सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा किसका होगा। यहाँ तक कि जब बाजार से एक साधारण सा बिस्किट का पैकेट या चाय भी खरीदी जाती है तो बिल पर लगने वाला जो टैक्स है ना, जिसमें आधा हिस्सा केंद्र को और आधा राज्य को जाता है। हाँ, वही सीधे तौर पर इसी संघीय व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। ये चाय और टैक्स वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इसका मतलब है कि एक ही समय पर एक ही नागरिक पर दो अलग-अलग सरकारें अपने नियम लागू कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नोट्स को देखते हुए एक बात साफ होती है कि संघवाद की मूल परिभाषा ही यही है। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके नीचे काम करने वाली इकाइयों के बीच बंट जाती है, यानी हमारे राज्य सरकारों के बीच। हाँ, पर एक बात सोचने वाली है, क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकते हैं? बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। जब एक ही नागरिक समूह पर दो सरकारें राज कर रही हैं, तो उनमें रोजाना टकराव क्यों नहीं होता? और यहीं पर संघवाद की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, जिसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं, या ज्यूरिसडिक्शन। हाँ, ज्यूरिसडिक्शन। सरकारें एक ही नागरिक पर शासन जरूर करती हैं, लेकिन उनका दायरा एकदम स्पष्ट रूप से बटा होता है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल नहीं। कानून बनाने का, टैक्स वसूलने का और प्रशासन चलाने का उनका अपना अपना एक निर्धारित क्षेत्र होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बंटवारा कोई आपसी समझौते या किसी नेता के मौखिक वादे पर नहीं टिका है। तो ये कहाँ तय होता है? ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि कौन सी सरकार किस हद तक जा सकती है। तो इसका मतलब है कि संविधान एक तरह से दोनों के लिए गारंटी का काम करता है। बिल्कुल, 100%। लेकिन मान लीजिए कि केंद्र सरकार बहुत ताकतवर है और वो कल को ये तय करे कि उसे राज्यों के अधिकार कम करने हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या वो अकेले अपने दम पर संविधान में बदलाव करके ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकती। और यही संघवाद की असली ताकत है। संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं, उन्हें कोई एक स्तर की सरकार अकेले अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती। ये बहुत अहम बिंदु है। अगर इस तरह का कोई भी बुनियादी बदलाव करना है तो उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की सहमति भी अनिवार्य होती है। मतलब दोनों की रजामंदी चाहिए। हाँ, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक पक्ष बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए। लेकिन जब दो अलग-अलग सरकारें हैं, दोनों के अपने हित हैं और कई बार अलग-अलग राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं, तो विवाद होना तो तय है ना? विवाद तो लोकतंत्र का हिस्सा है। तो अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी बात पर ठन जाए, तो इसका समाधान कैसे होता है? क्या इसके लिए कोई अलग से संस्था है? जब भी ऐसा कोई विवाद खड़ा होता है तो एक बहुत ही अहम संस्था बीच में आती है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय इस पूरी व्यवस्था में एक अंपायर की भूमिका निभाता है। अंपायर की तरह? सच में? बिल्कुल। जब दो राज्यों के बीच किसी नदी के पानी को लेकर विवाद हो या केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे पर कोई असहमति हो, तो अदालतें संविधान की व्याख्या करती हैं। वे तय करती हैं कि संविधान के शब्दों के अनुसार असली अधिकार किसके पास है। इस तरह खेल के नियम पहले से तय हैं और अंपायर ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई उन नियमों का पालन करे। एकदम सही समझे आप। ये अंपायर वाली बात से तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब इस चैप्टर में एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा ये भी है कि ये संघीय व्यवस्थाएं बनती कैसे हैं। हाँ, इसके गठन के दो अलग अलग तरीके बताए गए हैं स्रोत में।
पहला है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ आकर एक बड़ी इकाई बनाना, और दूसरा है एक बड़े देश द्वारा खुद को राज्यों में बांट लेना। क्या हम इन दोनों तरीकों को थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। पहले तरीके को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका? जरा सोचिए, अमेरिका में कई अलग अलग और स्वतंत्र राज्य थे। उन्हें लगा कि अगर वे अकेले अकेले रहें तो कमजोर पड़ सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से साथ आकर एक बड़ा और शक्तिशाली देश बनाने का फैसला किया। तो इसमें राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं? इस व्यवस्था में आमतौर पर राज्यों के पास केंद्र के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तियां होती हैं। वे अपनी अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। और दूसरा तरीका जो भारत ने अपनाया है वो क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था कि अलग अलग देशों ने मिलकर भारत बनाया हो। एकदम सही। दूसरे तरीके को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। भारत, बेल्जियम या स्पेन इसके उदाहरण हैं। इसमें विशाल देश अपनी विविधता को ध्यान में रखता है। हाँ, भारत का क्षेत्रफल बहुत विशाल है और यहाँ की आंतरिक विविधता इतनी ज्यादा है कि दिल्ली में बैठकर पूरे देश का एक जैसा प्रशासन चलाना असंभव था। बिल्कुल, हर राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है। इसलिए देश की एकता को बनाए रखने के लिए शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया। तो इसमें देश पहले से एक होता है, वो बस अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए सत्ता बांटता है। हाँ, और इस मॉडल में अक्सर केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में थोड़ी ज्यादा शक्तियां होती हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम भारत के इस होल्डिंग टुगेदर वाले मॉडल को देखते हैं तो शुरुआत में संविधान ने सिर्फ 2 स्तरों की बात की थी, संघ और राज्य। हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। ये भारत के लोकतांत्रिक सफर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। ये त्रिस्तरीय प्रणाली कैसे वजूद में आई? ये महसूस किया गया कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में शक्तियों को सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जमीनी स्तर पर भी तो फैसले लेने होते हैं। बिल्कुल। एक गांव के किसान की समस्या को राज्य का मुख्यमंत्री उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकता जितना कि उसी गांव का कोई स्थानीय प्रतिनिधि। ये बात तो है। इसलिए संविधान में संशोधन करके स्थानीय सरकारों को मजबूत किया गया और उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब हमारे पास 3 स्तर हो गए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। हाँ। इतने सारे स्तर होने पर काम का बंटवारा कैसे होता है? स्रोत सामग्री में कानून बनाने की 3 सूचियों का जिक्र है जो इस काम के बंटवारे को तय करती हैं। ये सूचियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों को संघ सूची में रखने के पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। वो क्या? इन मामलों में पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता होती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संभव है कि महाराष्ट्र की अपनी अलग मुद्रा हो और तमिलनाडु की अपनी अलग? अरे नहीं, फिर तो पूरा व्यापार ही ठप हो जाएगा। या फिर हर राज्य की अपनी अलग सेना हो? अगर ऐसा हुआ तो देश की सुरक्षा का तो पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत है कि रक्षा और मुद्रा केंद्र के पास ही हो। इसीलिए इन संवेदनशील विषयों को संघ सूची में रखा गया है। फिर हमारी दूसरी सूची आती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, कृषि, व्यापार और सिंचाई जैसे मुद्दे हैं। ये तो वो चीजें हैं जो सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। हर राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर हम कृषि को ही लें तो पंजाब में खेती की जो जरूरतें हैं वे केरल से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, मौसम और मिट्टी सब अलग है। एक ही राष्ट्रीय कानून इन सभी विविधताओं को नहीं संभाल सकता। इसीलिए इन विषयों पर कानून बनाने की आजादी राज्य सरकारों को दी गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उलझन भरी सूची है वो है तीसरी सूची, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। ये सबसे रोचक हिस्सा है। इसमें शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना जैसे विषय शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव हो जाए तो? मान लीजिए राज्य शिक्षा पर एक कानून बनाता है और केंद्र उसी विषय पर दूसरा, तो फिर क्या होगा? यह एक बहुत ही शानदार बिंदु है। अगर शिक्षा के विषय पर राज्य के कानून और केंद्र के कानून में किसी भी बिंदु पर कोई सीधा टकराव होता है तो संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। मतलब अंतिम फैसला केंद्र का ही लागू होगा। जी हाँ।
यह दिखाता है कि हमारी संघीय व्यवस्था में किस तरह केंद्र को थोड़ा अधिक मजबूत रखा गया है। अच्छा, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब तो इंटरनेट या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीजों का कोई वजूद ही नहीं था। तो जो विषय इन तीनों सूचियों में कहीं नहीं लिखे हैं, उनका क्या होता है? इन्हें बाकी बचे विषय या रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नियम बना दिया कि भविष्य में जो भी नए विषय उभरेंगे वे सभी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, क्योंकि ये नया विषय है, ये केंद्र सरकार के पास ही जाता है। इसी नोट्स में एक और तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है। हाँ, ये ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में स्रोत में उल्लिखित है। यह दर्शाता है कि संघीय ढांचा हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे विकेंद्रीकरण की, सत्ता का निचले स्तर तक जाना, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जब केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन इसका महत्व क्या है? इसका वास्तविक प्रभाव तो यही है कि ये लोगों को सीधे फैसलों में भागीदार बनाता है। बिल्कुल, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा मिलने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। और मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि विशेष रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में सशक्त हुआ है। 100%। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होने से उनकी आवाज को एक मंच मिला है जो पहले कभी नहीं था। तो यह विकेंद्रीकरण असल में लोकतंत्र को और गहरा कर रहा है। अब अगर हम भारत और अमेरिका की तुलना करें तो स्रोत में एकात्मक बनाम संघात्मक शासन की बहुत दिलचस्प चर्चा है। ये प्रणालीगत अंतर समझना बहुत जरूरी है। दोनों में गहरे अंतर हैं। भारत के संदर्भ में एकात्मक स्वरूप के लक्षण दिखते हैं। यहाँ राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। और वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, कार्यपालिका विधानमंडल का ही हिस्सा होता है और सरकार का अस्तित्व संसद में बहुमत पर निर्भर करता है। मतलब जब तक बहुमत है तब तक सरकार है। हाँ, वहीं अगर संघात्मक सरकार यानी अमेरिका के स्वरूप को देखें तो वहां राष्ट्रपति ही वास्तविक अध्यक्ष है और वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। कार्यपालिका और विधानमंडल अलग अलग होते हैं। इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां की संसद, जिसे कांग्रेस कहते हैं, वो आसानी से नहीं हटा सकती। बिल्कुल नहीं हटा सकती। उनका 4 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित होता है क्योंकि वहां संसद का राष्ट्रपति पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? यही कि शक्तियों का बंटवारा कैसे काम करता है। इसका मतलब है कि कैसे हर देश अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जरूरतों के हिसाब से शक्तियों को संतुलित करता है। कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हम इस चर्चा को समेटते हुए ये कह सकते हैं कि संघवाद सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह वो अदृश्य ढांचा है जो तय करता है कि स्थानीय पुलिस से लेकर देश की मुद्रा तक का प्रबंधन कौन और कैसे करेगा। और शक्तियों का ये बंटवारा विविधता वाले देश में टकराव को रोकता है और समन्वय को बढ़ावा देता है। जहां कोई किसी के अधीन नहीं बल्कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। यही संघवाद की असली जीत है। आज की चर्चा वाकई बहुत गहरी रही, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोचने लायक विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे नए विषय स्वचालित रूप से केंद्र के पास चले गए। हाँ, रेसिडुअरी पावर्स के तहत। अब जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और ऐसी आभासी दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड्स बन रहे हैं जिनकी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है, मेटावर्स जैसी चीजें। बिल्कुल। तो भविष्य में संविधान इन बिना सीमाओं वाले क्षेत्रों पर सत्ता का बंटवारा कैसे करेगा? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्या भविष्य का संघवाद भौगोलिक सीमाओं के बजाय डिजिटल सीमाओं पर आधारित होगा? क्या राज्य की परिभाषा ही बदल जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये विचार करने योग्य जरूर है। इस दिलचस्प सवाल के साथ इस गहन विश्लेषण का हम यहीं समापन करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।